हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम रीट 2015 का जो पेपर हुआ था उसमें जो आपके पर्यावरण के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीट में जो 2015 में जितने भी क्वेश्चन आपके पर्यावरण के थे सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों रीट एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो यकीन मानिए कि दोस्तों आपको 2 से 3 नंबर का प्रश्न जो है वह पर्यावरण में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है। ऑप्शन है बॉटनी, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या एनाटॉमी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर उद्यान कृषि के बारे में पूछा गया है। तो उद्यान कृषि में अगर हम बात करें तो फल, सब्जियाँ इत्यादि आते हैं। तो उनमें जो है कि आपका उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, जिसमें फल, सब्जियां और आपका उद्यान पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। वहीं पर अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में भूविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में आपका आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और यह हो सकता है कि अब की बार एग्ज़ाम में आपसे जियोलॉजी के बारे में पूछ ले, एनाटॉमी के बारे में पूछ ले, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें ए विषम विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा देने वाले कौन से थे? ऑप्शन है दिया गया यहाँ पर WC डेम्पियर, या जो है कि आपका BS ब्लूम, या कार्ल पॉपर, या जो है कि आपका JWN सुल्लीवन। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह जो परिभाषा दी गई थी वह WC डेम्पियर के द्वारा दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, किसने दिया था? तो WC डेम्पियर ने यह परिभाषा दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो शिक्षण आपका क्या होता है? शिक्षण एक प्रक्रिया होती है जो कि विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए रूपांतरित की जाती है। और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो होते हैं वह आपके बहुत से होते हैं, जैसे चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। तो बहुत से नियम होते हैं। तो उसमें आपका आवश्यकता का सिद्धांत भी आता है, उपयोगिता का भी सिद्धांत आता है, और जीवन से संबंधित होने का भी सिद्धांत आता है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, या प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परख की अनुभूति, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सृजनात्मकता का पोषण, या ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों में आत्मसात करना, कि उपयुक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। या तीनों ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों और उनका अनुप्रयोगों को जानना ही जो है वह आपका विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य होता है। और यह भी होता है और यह भी होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका था कि प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है
कि जो प्रयोजन विधि होती है इसमें मुख्य सोपान कितने प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन है 4, 3, 8 कि 6 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रयोजन विधि में कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? कुल 6 चरण होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पहला इसमें होता है समस्या का निर्धारण, दूसरा होता है योजना का चयन, तीसरा है उद्देश्य निर्धारण, चौथा है योजना का क्रियान्वयन, पांचवा है योजना का फिर से मूल्यांकन, और फिर उसके बाद आपका अंतिम जो होता है वह है योजना का लेखा जोखा रखना। तो यह 6 चरण होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। प्रयोजन विधि के मुख्य सोपान 6 होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ दोस्तों, पूछा क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है उसमें आपका जो है वह मीथेन भी होती है आपका, और साथ ही में जो है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इससे भी जो है कि टेम्परेचर बढ़ता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। तो यहाँ पर बी वाला और सी वाला विकल्प दोनों सही हैं, तो इसको याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके अलावा आपका जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड से भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है, 2015 का पेपर में आया हुआ प्रश्न है, और यह ज़्यादातर चांस है कि आपके एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न आ सकता है। अगर सेम प्रश्न रिपीट नहीं होता है तो जो हम ऑप्शन करवा रहे हैं उनमें से भी आपका प्रश्न बन जाता है। तो इसलिए आप अच्छे से प्रश्नों को तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। तो विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत है वह किस में प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि में, उसके बाद स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में कि आगमन विधि में। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका आगमन विधि होती है इसमें विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगमन विधि में ही विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयोग होता है, क्योंकि जो आगमन विधि होती है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। सबसे पहले उदाहरण वगैरह दिया जाता है, उसके बाद उससे जो है कि नियम या सूत्र की स्थापना करते हैं। तो यही आपका आगमन विधि कहलाती है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में, ऑप्शन है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो कैसा तरीका होना चाहिए। आगमन, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का या निगमन का। तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो प्राथमिक कक्षा है, तो यहाँ पर छोटी कक्षा है, तो छोटी कक्षा के लिए आपका मनोरंजन और खेल संबंधी जो है वह तरीका होना चाहिए, जिससे कि बालकों जो बच्चे हैं उनको जो है कि कक्षाएं रुचिकर लगें और वह ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को सीख सकें। इसलिए मनोरंजन और खेल संबंधी रहेगी तो बच्चे आसानी से जो है कि उसको सीखेंगे। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता एवं बी दोनों, या व्यापक या विस्तृत। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो व्यापक और विस्तृत तो होना ही नहीं चाहिए प्रश्न पत्र। इसके अलावा आपका वैधता होनी चाहिए और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। तो सी वाला विकल्प सही है। ए और बी दोनों आपका सही है, तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सी आपकी प्रक्षेपित सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड हो गया, प्रतिमान हो गया, OHP हो गया, या फ्लैनल बोर्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका
OHP है, यह आपका प्रक्षेपित सामग्री है। इसके अलावा आपका जो यह तीनों है यह प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा आपका दिखाए जाने वाली सामग्री का प्रतिबिंब बोलने वाले के लिए पीछे तथा उसके सिर के ऊपर से पर्दे या दीवार पर प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे ब्लैक बोर्ड पर जो होता है, जो उस पर हम लोग सफ़ेद वाइट पेपर लगा करके और वहाँ पर जो है कि प्रोजेक्टर लगा के वहाँ पर हम लोग जो वीडियो वगैरह देखते हैं उसी को प्रक्षेपित सामग्री बोला जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, या वह असमान आवास, भोजन और समान सामाजिकता क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो आपका यह जो है कि अगर प्रत्येक सदस्य जो है वह अपनी आय भिन्न भिन्न जमा कर रहे हैं, तो वह आपकी परिवार की विशेषता नहीं होगी। परिवार की विशेषता में क्या होता है कि इसमें एक ही जो है कि ये सब लोग कमाते हैं और परिवार का कोई एक आदमी सभी आय को एक जगह एकत्रित करता है, जमा करता है, उसी को जो है कि परिवार की वह विशेषता है। तो यह विशेषता नहीं होगी। बाकी इसके अलावा कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रह रहे हो तो वह परिवार की विशेषता है। वह समान आवास, भोजन और समान नागरिक सामाजिक क्रियाओं में जो है वो उपयोग करते हो तो यह भी परिवार की विशेषता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना जो की गई थी वह आपका किया गया था 26 सितंबर 1994 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, कब किया गया था? तो 26 सितंबर 1994 ईस्वी में यह जो है कि आपका राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए अगर हम बात करें तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो पारित किया गया था यह 2006 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 2006 ईस्वी में इसको किया गया था। और जिसके लिए जो है कि अगर कोई इसमें जो है कि 18 साल से कम की लड़की है और 21 साल से कम का लड़का और शादी करते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि उसके लिए उनको 2 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का इसमें प्रावधान है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए मिलान करना है। तो ऑप्शन दिया गया, वस्त्र का प्रकार दिया गया है और राज्यों से आपको मिलाना है। तो देखिए अगर हम बात करें फिरन की, तो फिरन आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है कि पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई एक गलत है, वही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए फिरन जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में जो है, यह जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, तो यह सही है आपका। उसके बाद पानो भाजू जो है यह आपका पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, इसको जो है कि गोवा में बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, पानो भाजू कहाँ का है? तो यह गोवा का है। तो यही आपका गलत आंसर है। उसके अलावा तीसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर है राहिदे। तो राहिदे आपका हिमाचल प्रदेश का है। और फुलवारी की बात करें तो यह पंजाब का है। तो यह जो है कि आपका सभी सुमेलित हैं, बी वाला सुमेलित नहीं था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता है? तो कौन से पत्थर का उपयोग हम लोग फर्श बनाने में नहीं करते हैं? संगमरमर का, या कोटा स्टोन का, या जो है कि आपका घिया पत्थर का, या सैंड स्टोन का? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिसको कि घिया पत्थर बोलते हैं, जो कि सेल खड़ी होता है,
इसको जो है कि वहाँ पर उपयोग नहीं लिया जाता है फर्श बनाने के लिए। इसके अलावा आपका जो है कि संगमरमर, कोटा स्टोन, सेड स्टोन, इन सब का जो है कि प्रयोग किया जाता है। और यह जो घिया पत्थर होता है दोस्तों, जिसको कि हम लोग सॉप स्टोन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका उपयोग रबड़ बनाने, कागज बनाने में, सिरेमिक रंग में या कीट रसायन बनाने में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। तो बागवानी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है यूरिया, डीएपी, सोडियम फॉस्फेट या वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बागवानी के लिए आपका यूरिया भी ज़रूरी होता है, डीएपी भी ज़रूरी है, वर्मी कंपोस्ट भी ज़रूरी है और सोडियम फॉस्फेट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यह चारों ज़रूरी है, तो इसलिए चारों विकल्प सही हैं। अगर इनमें से सभी रहता तो वह आंसर आपका सही हो जाएगा। फिलहाल जब यह प्रश्न आया था तो इसमें आयोग ने सभी को समान अंक दिए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपका दिया गया है अम्मा जी का मेला। तो अम्मा जी का मेला आपका कहाँ पर लगता है, तो यह आपका गुजरात में लगता है, यह सही दिया गया है। अगला है माघ मेला। तो माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, यह भी सही है। अभी आप जान ही रहे हैं कि वहाँ पर कुंभ लगा है, तो यह भी आपका सही है, प्रयागराज में जो लगता है। अगला है नैना देवी मेला। नैना देवी मेला की अगर हम बात करें तो यह आपका कहाँ पर लगता है, तो नैना देवी मेला आपका असम में नहीं लगता है, यह आपका हिमाचल प्रदेश में लगता है। जी हाँ दोस्तों, यही ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है। नैना देवी का मेला जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में लगता है, तो यह आप याद रखिएगा। अगला है वड़ेश्वर का मेला। तो यह राजस्थान में लगता है, तो इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है डिडवाना में, या जो है कि आपका नागौर में, या बाड़मेर में, या आपका परबतसर में। तो देखिए अगर हम बात करें तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है यह आपका डिडवाना में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, तो डिडवाना में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम दोस्तों बात करें जो है कि यह कोटा की, तो कोटा में आपका श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड है, और चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स वर्क इंडस्ट्री भी आपकी कोटा में है। अलवर की बात करें तो अलवर में आपका मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड है, या धौलपुर में आपका जो है वह द राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड है, तो इसको याद रखिएगा। या कुछ फेमस कंपनियां हैं जिसको कि बताना बहुत ही ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो यह दोस्तों जो लागू किया गया था यह अधिनियम आपका 1986 से वर्ष 1987 में लागू किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। कब लागू किया गया था, तो 1986 में लागू किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न पूछा गया था यह उस समय के हिसाब से पूछा गया था कि राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 20 हैं, 25 हैं, 22 हैं, 24 हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपके सदस्यों की संख्या है वह आपका जो है वह 25 है, तो इसको याद रखिएगा। उस समय 25 थे, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पश्चाम उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो ऑप्शन है अमाशय में, या श्वसनिका में, आंत में, या वायुकोश में। तो देखिए पश्माभ जो है यह उपकला प्राणियों में जो है वह आपका कहाँ पर मिलते हैं, तो यह श्वासनिका में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, श्वासनिका में मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा सरल ऊतक नहीं है। ऑप्शन है जाइलम, या जो है कि आपका पेरेनकाइमा, या कालेनकाइमा,
या आपका जो है कि स्वर्लेरकाइमा। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जाइलम जो है यह आपका सरल ऊतक नहीं है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा, या एंटी अमीबा के द्वारा, या जो है कि रेट्रोवायरस के द्वारा, या साल्मोनेला के द्वारा। तो देखिए जो मलेरिया रोग होता है यह आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नामक एक परजीवी होता है जो कि प्रोटोजोआ होता है और यह मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इस परजीवी से स्वस्थ मनुष्य के रक्त में जब यह पहुंचता है तो उसके जो है कि आपको धीरे धीरे जो है वो मलेरिया रोग हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। मलेरिया रोग में आपको क्या होता है कि तेज़ बुखार आता है और लाल रुधिराणु नष्ट भी हो जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इससे खून की कमी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? तो ऑप्शन है अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करें तो हिमालय जो है या आपका जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है बाघ है, गाय है, ऊंट है कि भेड़ है। तो यह तो काफ़ी आसान प्रश्न आ गया था कि राजस्थान का राज्य पशु आपका ऊंट है, तो इसको याद रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण के निकट जब हम बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह आपका आभासी होगा, सीधा होगा एवं आवर्धित होगा। तो इसको याद रखिएगा, बी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। तो देखिए अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पर जो स्रोत आपका नहीं है वह है ठोस अपशिष्ट। जी हाँ दोस्तों, ठोस अपशिष्ट के द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा आपका वाहन से निकलने वाले धुओं से वायु प्रदूषण होता है, उद्योगों से जो निकलता है धुआं उससे वायु प्रदूषण होता है, धूल के कण भी आपका वायु प्रदूषण करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो सही ऑप्शन की बात करें सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सही ऑप्शन सी वाला है। सामान्यतः धातुएं जो हैं वह ज़्यादातर जो है कि तन्य होती हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन है जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो राजस्थान में अगर हम नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो वह आपका प्राकृतिक गैस है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस आपका नवीकरणीय संसाधन है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आया था निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है बूलर झील, अगला है आपका रुद्र सागर झील, तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है राजसमंद झील। तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो रामसर घोषणा की सूची में जो शामिल नहीं है वह आपका राजसमंद झील है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सही है, राजसमंद झील शामिल नहीं है। बाकी इसके अलावा वूलर झील हो गया, रुद्र सागर झील हो गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यह सभी जो है कि आपका रामसर घोषणा के सूची में शामिल है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह 30 प्रश्न आपके आए थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों कि आप सिर्फ इतना तैयार कर लेंगे 30 प्रश्न ही, तो 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपको जो है वो पर्यावरण में देखने को मिल सकता है, क्योंकि रीट में बहुत से प्रश्न आपके रिपीट किए जाते हैं, तो इसलिए मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो इसलिए आप क्या करिए कि जितने भी पेपर हुए हैं रीट के आपके 2011 हो गया, 12 वाला पेपर, 15 का, 17 का, 21, 22 का और 23 का, 21 का और 22 का जो भी पेपर हुआ है सभी पेपर को आप सॉल्व कर जाइए अच्छे से। और अगर आप उतना पेपर सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, 6-7 पेपर हुए हैं अभी तक, अगर उन सभी पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको 30 से 40 नंबर का बेनिफिट जो है कि ज़रूर होगा एग्ज़ाम में। अगर आपकी तैयारी 80 नंबर 70 नंबर की है तो इतना सॉल्व करिए, आपको ऑटोमेटिक 100 नंबर मिल जाएंगे। 100 नंबर, 101 नंबर, 105 नंबर, ऐसे नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है कि कोई भी अपडेट रहती है तो दिया जाता है। साथ ही में यह जो क्लास हम अपलोड करते हैं उसका PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर फॉलो ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।